गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे ग्रेविटेशनल के। इसके पहले हमने जो है सॉल्व करा दिया था कुछ क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्व कराया जा चुका है कि अर्थ से पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है जस्ट 10% रह जाएगा, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है 6370 किलोमीटर है। इसको हमने सॉल्व कराया था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो चुका है। ये यहां से कराना था 7th क्वेश्चन में। ये कहता है अर्थ के सरफेस पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थित बिंदु के लिए गुरुत्वीय विभव, जो गुरुत्वीय विभव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस ये V इक्वल टू होता है GME/R/E+H। जबकि आप जानते हैं G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G फ्रॉम अर्थ सरफेस फ्रॉम G H हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, H हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसी को कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम इसकी बात करते हैं तो G होता है ये, और इसको कहते हैं पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव। ये क्वेश्चन आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है G इक्वल टू GME अपान, यहां पर भी GME होता है GME अपान RE G इक्वल टू GME RE+H का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड है। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि हमारा ये इसकी वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद B/G GME RE+H, ठीक है। और ये यहाँ पर GME RE+H का होल स्क्वायर। तो देखिए GME से GME कैंसिल हो गया, यहाँ से RE+H भी कैंसिल हो जाता है, RE+H भी कैंसिल हो जाएगा। तो B/G इक्वल टू होता है क्या
आर ई प्लस एच। ये आप डायरेक्ट इस रिलेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये रिलेशन कैसे आया ये इसको हमको पता होना चाहिए। बी की वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में, हम बात करते हैं बी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। देखिए बी की वैल्यू जो दी गई है ये 512, ठीक है, 5.12 इंटू 10 टू पावर 7, 5.12 इंटू 10 टू पावर 7 जूल पर केजी, जूल पर केजी। जूल पर केजी। अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये निगेटिव होता है। निगेटिव साइन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करता है। निगेटिव साइन को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निगेटिव साइन लगा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जी एम ई अपन माइनस में होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, या माइनस आप बात करेंगे तो वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल टू होता है 6.6, आर ई की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू लेंगे। ये 6400 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन जी की वैल्यू दी गई है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से 6400 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर दिया गया है, तो आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6400 किलोमीटर। इसी को लिख देंगे 6400 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। इसी को लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10 टू पावर 6.4 इंटू 10 टू पावर, इसी को लिखेंगे 64 इंटू 10 टू पावर 5। इसी को लिख देंगे 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। हमने इसमें रेडियस निकाला, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर आई। जबकि बी की वैल्यू ये दी गई है, जी की वैल्यू हमारी दी गई है स्मॉल जी की वैल्यू, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यदि हम इसकी बात करते हैं, ये हम लिख देने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल रेडियस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सबकी वैल्यू हमको पता है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लें, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आई है, बी अपान जी, बी अपान जी इक्वल टू आर ई प्लस एच। बी की वैल्यू आई है 5.12 इंटू 10 टू पावर 7, और जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है जी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू दी गई है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, और यच हमसे पूछ रहा है, यच ही पूछ रहा है कितनी दूरी पर। तो हम बात करेंगे, इसको जो है पॉइंट से पॉइंट हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसको जो है ये आ जाएगा, अगर कैंसिल करेंगे ये तो ये जाएगा 500, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 51.2 या 9.8 10 टू पावर 7, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये पॉइंट हट गया है, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, तो ये जो है क्या पूरा कट जाएगा, तो आएगा 0.8। डिवाइड करने के बाद आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.8 इंटू 10⁻7। ठीक है, और ये 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच। अब इसकी बात करते हैं, 0.8 को आप लिख सकते हैं, 0.8 को आप लिख सकते हैं, यदि हटाएं तो ये लिख देंगे 0.8 इंटू 10⁻7, यहाँ पर हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस का एच। 0.8 को ये पॉइंट से कैंसिल कर देंगे तो 8 इंटू 10⁻6 बचेगा। यहाँ पर लिखा है क्या 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच। यदि एच को इधर ले जाएंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6 और माइनस का 6.4 इंटू 10⁻6। इसकी वैल्यू जो करेंगे तो 8 में चला जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻6 बचेगा। ये क्या है, ये हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कितनी हाइट पे चले जाएंगे हमारा जी का मान क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 5.12 हो जाएगा। इसमें हम ऑप्शन की बात करते हैं, क्या दिया गया है देखिए। इसी को यदि हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.6, या इसी को हम कहेंगे तो लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁵ मीटर। इसी को लिख सकते हैं 1600 इंटू 10⁻3 मीटर। ये 100 इन मीटर को आप क्या लिख सकते हैं 100, या इस 10⁻3 मीटर को आप लिख सकते हैं 100 मीटर, 100 मीटर को 1 किलोमीटर। तो इस तरह 1600 किलोमीटर, इसको लिख सकते हैं 1600 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन मैच करेंगे आप कि क्या दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह आप जो है देखेंगे क्वेश्चन जो है पृथ्वी की सतह से या ऊंचाई पर जो है आप देखेंगे कितना 1600 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार इसको आप फिर से रिकॉल करिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इनमें जो है ग्रेविटेशनल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, काफी लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें टाइम टेकन होता है। इसका आप जो शॉर्टकट जानते हुए इसमें क्या है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। ग्रेविटेशनल का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन या ग्रेविटेशनल चैप्टर, या आप कहते हैं सैटेलाइट वगैरह की बात करते हैं, जब प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं, उपग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि होता है बहुत कैलकुलेटिव होता है, इसलिए इसके कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है। कैलकुलेशन पे क्या करना है, प्रॉपर आप फोकस करेंगे। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होंगे तो आप इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होंगे कि बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है, ठीक है, बट आप सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे, वो आपका क्या है, ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग जो है 90% लड़का करेगा, बाकी लड़के छोड़ देंगे। 90% लड़के छोड़ देंगे, 10% लड़का ही करेगा, तो आप क्या है, आप बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए ये क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है और इनसे डरना भी नहीं, बस कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन आपको सावधानी पूर्वक करनी है। एक बार इसको फिर से देखिए, कह रहा है पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थित बिंदु के लिए गुरुत्वीय विभव जो दिया गया है, गुरुत्वीय विभव की वैल्यू दी गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई -5.12 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी। गुरुत्वीय त्वरण जो दिया गया है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि 6.4 नहीं होता है, 9.8 होता है। ठीक है, यहां पर अच्छा चलिए, जी की वैल्यू जो दी गई है 6.4 दिया गया है। ठीक है, आप 6.4 देख लीजिएगा जी की वैल्यू। अब कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर,
यदि अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस, मतलब कितनी हाइट पर निकालना है, एच की वैल्यू निकालना है। तो आपने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है जी इक्वल टू पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण v इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके बाद पृथ्वी से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण h इक्वल टू होता है जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों के इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम देखे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कट गई, स्क्वायर से जी एम ई कट के बचा हमारा आर ई बी अपॉन जी इक्वल टू आर ई प्लस एच। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया गया है क्या, जी एम ई बी की वैल्यू ये दी गई है, आर ई की वैल्यू ये दी गई है, और यहां पर जो जी की वैल्यू दी गई 6.4 दिया गया है। तो आप ये क्या करेंगे, यहां पे 6.4 रखेंगे, 6.4 तो इसमें 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो बी अपान जी है, आर ई प्लस एच, बी अपान जी से 6.4 से डिवाइड किया 0.8 आया। ठीक है, 64 से जब इसमें डिवाइड करें 0.8 आया, इससे हम क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा ये वैल्यू आई है 8 इंटू 10⁻⁷ 6.4 इंटू 10⁻⁶। इसको हम एच को उधर ले गए हैं, तो ये क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁶, 6.4 इंटू 10⁻⁶ क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁵, 16 को लिख सकते हैं 600, 1600 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर को 1 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी बाई वो 5.12 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम पूरा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट यदि हम बात करते हैं कि इतना जो है पूरा लेंदी क्वेश्चन जो होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक क्या है, मात्र यही तरीका है। और इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही करके कैलकुलेशन में आप जो क्या है फोकस करेंगे। यदि हम बात करते हैं इसको शॉर्टकट तरीके से, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया, आप डायरेक्ट फार्मूला आपने निकाला, पूरा डेरिवेशन पहले हमने बताया, इसके बाद फार्मूला बताए, आप इसमें क्या कर सकते हैं सीधे इसका जो है, अगर हम शॉर्टकट ट्रिक की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि उसी फार्मूले से जो डेरिवेशन आया था वही वैल्यू वहां पे रख दीजिए। देख दिया क्या गया है, v की वैल्यू दी गई है 5.12, b की वैल्यू है 5.12 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी, जूल पर केजी। रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई की वैल्यू दी गई है 6400 किलोमीटर, इसी को 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर लिख देंगे। जी की वैल्यू दी गई है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फार्मूला निकाला था बी अपान जी, ठीक है, बी अपान जी आर ई प्लस एच। ठीक, आर ई की बी की वैल्यू आपको पता है, आर ई की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, तो इसको आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू है 5.12 10⁻⁷, आर ई की वैल्यू है 6.4, ये जी की वैल्यू है, यहां पर आर ई की वैल्यू आ जाएगी ये 6.4 इंटू 10⁻⁶ या प्लस का एच। इसको आप क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद ये आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पर आया 6.4 इंटू 10⁻⁶ प्लस का एच। इसको ऐसे ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 8 इंटू 10⁻⁶, ये बचा 6.4 इंटू 10⁻⁶ प्लस का एच। तो एच इक्वल टू हो जाएगा, एच की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁶, 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶।
ये क्या है, इसी को लिखेंगे, इसी को आप लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁶ को लिख देंगे 16 इंटू 10⁵, यही लिख देंगे 1600 इंटू 10⁻³ मीटर, इसी को लिख देंगे 1600 किलोमीटर। यानी कि अर्थ के सरफेस से हम 1600 किलोमीटर यदि चले जाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का 5.12 होगा। ये हमारा ऑलरेडी माइनस होता है बी की वैल्यू, इसलिए हम माइनस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस वहीं से हमने हटा दिया है, माइनस की वैल्यू नहीं लिया है, वैल्यू प्लस में लिया है। तो हमारा बी की वैल्यू क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे करके आपने क्या निकाल लिया, एच की वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप क्या कहें, शॉर्टकट मेथड की यदि बात करेंगे तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये रिलेशन कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें हमने फर्स्ट मेथड की यदि बात करते हैं तो उसमें हमने पहले तरीके में हमने उसको सिखाया, लेकिन आप जिसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बचा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम उसमें बचा सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। बट जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो रहेंगे ही। अगले क्वेश्चन में आइए आप। एक एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के तल से अनंत तक के लिए फेंकने हेतु आवश्यक गतिज ऊर्जा होगी। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्टेड ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द इन्फिनेटिव, ठीक है। अनंत से भेजने के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, उसकी हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना, हाफ m v e स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, आवश्यक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ m v e स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है ये। कहें वी नो दैट जब आप इन्फिनाइट में उसको भेजना चाहते हैं, अनंत तल से तक के, पृथ्वी तल से अनंत तक के लिए, अनंत में भेज रहे हैं, इन्फिनाइट में भेज रहे हैं, अर्थ सरफेस टू इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि आप उसको क्या दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं। अब जब हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमने एस्केप वेलोसिटी में बताया वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी बॉडी को दे देने पर बॉडी अर्थ के सरफेस एरिया से बाहर निकल जाए और लौट करके कभी अर्थ पे ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ऐसी वेलोसिटी जो किसी बॉडी को दे देने पर बॉडी अर्थ के सरफेस एरिया से बाहर निकल जाएगा, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगी और कभी लौट के वापस नहीं आएगी, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जो किसी पिंड को दे देने पर पिंड पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाए तथा लौट करके कभी वापस न आए, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू v इक्वल टू होता है g m e, g m e अपान 2g, ये v इक्वल टू √2g/r e, ये होता है v इक्वल टू √2g r e। r को आप रेडियस मान सकते हैं कि अर्थ की रेडियस है, कि आप r लें या r, यहाँ पर वेलोसिटी v की जगह v ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने e लिया है इसलिए v इक्वल टू g m। ये क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पर रख दीजिए।
जब इसमें आप देखेंगे तो ये वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VE फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हाफ m और b की जगह √2GRE। ठीक है, और ये स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट, तो हाफ mGRE 2GRE। अपनी जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, mGRE। तो mGRE कोई ऑप्शन है। ठीक है, R इक्वल टू आप R भी मान सकते हैं, रेडियस हाफ अर्थ लिया उसी को आप क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, R की जगह R ही लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने देखा कि जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, mgr होगी। ठीक है, हम जो है यदि हम इसको mgr काइनेटिक एनर्जी से किसी बॉडी को हम क्या करेंगे, यदि फेंक देंगे अर्थ के सरफेस से उसको तो क्या होगा, मान की वस्तु है पृथ्वी तल से अनंत फेंकने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, mgr चाहिए, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। इस तरह हम करके इस क्वेश्चन को हमने देखा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, बी की वैल्यू आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी होता है। ठीक है, 2GRE, यहाँ पर हमने क्या किया, बी की जगह 2GRE रख दिया, ये हमने स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mgre क्या होता है, आर की जगह आर भी, आर की जगह आर भी लिख सकते हैं, तो mgr, क्योंकि ऑप्शन में आपका आर दिया गया है, इसलिए जो है इसको हम किस वेलोसिटी से भेजेंगे, औसत जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, mgr होगी। इस तरह हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इसके वेलोसिटी जो होता है कैसे निर्भर करता है, हमने अभी बताया, इसके वेलोसिटी वो होता है जो किसी बॉडी को दे देने पर बॉडी अर्थ के सरफेस एरिया से बाहर निकल जाए और लौट करके कभी अर्थ में वापस ना आए, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से ही बाहर निकल जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी का हमने फार्मूला देखा था। ठीक है, अगर हम इसका डिटेल थोड़ा सा देखें तो हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ये देखिए एस्केप वेलोसिटी होता है हाफ mv² इक्वल टू, यदि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी से मिलता है GMEM/RE होता है। ठीक, इसको m से m कैंसिल हो गया तो v इक्वल टू v² इक्वल टू 2GME/RE, ये हमारा होता है v इक्वल टू √2GME/RE। हम जानते हैं इसका एक रिलेशन होता है GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 2GRE स्क्वायर अपान RE, तो RE से RE कैंसिल हो गया तो यहाँ पर V इक्वल टू 2GRE, ये क्या है हमारा एस्केप वेलोसिटी, ये है एस्केप वेलोसिटी। बट जब हम इसकी इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू पूरी आती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हमने डेरिवेशन किया भी था एस्केप वेलोसिटी के लिए। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, इसका हमने डेरिवेशन आपको करके बताया भी था लेक्चर क्लासेज में। तो हमारे 11.2 किलोमीटर होता है। तो इसमें हमने देखा एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है किस पे निर्भर नहीं करती है, मास पे डिपेंड ही नहीं करती है कि बॉडी का मास क्या है, हमारी एस्केप वेलोसिटी मास पे नहीं डिपेंड करती, जबकि एस्केप वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है कि हम उसको 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड दे देते हैं। यदि किसी बॉडी को 8 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड दे देते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से
बाहर चला जाता है तथा कभी लौट करके अर्थ में वापस नहीं आता है, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्केप वेलोसिटी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बॉडी का मास कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है कि उसको हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर नहीं, कि यदि स्पीड दे देते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर चली जाएगी वो बॉडी, और कभी लौट के वापस नहीं आएगी, उसका मास कुछ भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। तो हमने देखा कि जो हमारी स्केप वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने देखा कि जो स्केप वेलोसिटी है v इक्वल टू 2GRE, ये स्केप वेलोसिटी। इसमें जो है हमने देखा बीई की वैल्यू जो होती है एम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ इस फार्मूले में हमने देखा कहीं पर आपको एम दिखाई दे रहा है, एम है ही नहीं है, तो एम पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो हमारा मास जो है डिपेंड करेगा किसमें, एम की पावर जीरो। एम की पावर जीरो का मतलब होता है किसी नंबर की पावर जीरो हो तो वन का मतलब क्या है, एम की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा, हेंस, ठीक है, यानी कि एम पर डिपेंड ही नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, एम की पावर 1 पर, 2 पर, 1 पर, -1 पे, तो एम की पावर 0 पर, क्योंकि एम की पावर 0 का मतलब है कि एम पर डिपेंड ही नहीं करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है कि आप स्केप वेलोसिटी v इक्वल टू √2GRE। हमने देखा कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर इस फार्मूले में कहीं m का जिक्र ही नहीं किया गया, ना कहीं m आया है, तो हम कह सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी हमारी मास पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पर किस पे डिपेंड करती है, एम की पावर 0 पर। इस ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन में क्या है, एम की पावर 0 पर क्या होती है, निर्भर करती है। एम की पावर 0 रख भी देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 की वैल्यू वही रहेगी, यानी एम पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी नंबर की पावर यदि 0 होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, करा इफ वी नॉट रिप्रेजेंटेड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट करेस्पॉन्डिंग टू द नियरेस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट एंड वी इट्स एस्केप वेलोसिटी, देन किसी ग्रह के समीपस्थ व्यक्ति कक्षा के संगत यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग v नॉट हो, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट की वो क्या है, v नॉट है, और जो उसका जो है पलायन वेग क्या है, ve है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो है कि उनका क्या है, आपस में कैसे संबंध है, कैसा रिलेशन है। तो आप जानते हैं b इक्वल टू √2v नॉट, आप जो है देख करके ही क्वेश्चन बता सकते हैं, सीधे जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, बट हमने इसको आपको निकलवाया था पूरा, इसका आपने डिटेल जो है सॉल्व आउट किया है, इसको निकाला कैसे होता था, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू GRE, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी v इक्वल टू √2GRE, स्केप वेलोसिटी होता है v इक्वल टू √2GRE। ये दोनों हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी जानते हैं, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी जानते हैं, ये वैल्यू है। इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड कर देंगे तो VE इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पर v नॉट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2GRE अपॉन GRE। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे
VE अपान V नॉट इक्वल टू √2 GRE अपान GRE। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया VE अपान V नॉट इक्वल टू √2, तो V इक्वल टू √2 V नॉट। ऐसे हमने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, √2 V नॉट होता है। हेंस V इक्वल टू √2 V नॉट, यानी कि कह सकते हैं कि किसी पिंड की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो जो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। कह सकते हैं हेंस इसके एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या, ये हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन आप एक मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का भी नहीं था, देखते ही आप बता सकते थे V इक्वल टू √2 V नॉट। हमने रिलेशन जब लेक्चर क्लास लिया था उसमें बताया भी था, रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये रिलेशन को हमने निकलवाया था। ये ऐसे रिलेशन ही था पूरा, इसको ऐसे जैसे हमने डिटेल में निकलाया वैसे निकलवाया गया है। तो आप जानते हैं V इक्वल टू √2 V नॉट। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचे, अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसके जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। ये कहता है एक ग्रह किसी स्थूल तारे के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष जिसकी त्रिज्या r है में t आवर्तकाल से परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह के तारों के बीच गुरुत्वीय त्वरण 1 गुरुत्वीय बल 1/r² है, तो के समानुपाती होता है। तो बताइए कि हमारा क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा। t² इक्वल टू r³ t² इक्वल r/3/2 ऐसे करके इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी पिंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कोई भी पिंड वृत्ताकार में मूव करता है तो उसमें जो है एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। याद रखिएगा ये, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसमें एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। हम अगर ये कोई बॉडी है P इधर मूव कर रहा है तो ये क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। जैसे ये आएगा तो सीधे निकलने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, इसको खींच लेगा, जो क्या है जिसकी वजह से ये क्या है फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फिर इधर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स लगेगा, फिर अंदर की तरफ इनसाइड द सेंटर, तो इसको क्या करेगा खींच लेगा। तो ऐसे इसका जो है ये निकलने यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ऐसे करके सर्कुलर पाथ किसी बॉडी फिर इधर निकलने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स लगेगा, इसको खींच लेगा। इस कारण जो फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन जैसे इसका क्या है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वीक पड़ता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, इसको खींच लेगा। इस फोर्स की वजह से सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो वो हमारा क्या उसी के कारण जो है सर्कुलर पाथ पॉसिबल हो पाता है। यानी कि हम सीधे सीधे कहें, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। आप देख रहे हैं ना, सबकी डायरेक्शन क्या है, सर्किल के सेंटर की तरफ है। उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर वृत्ताकार बल पथ में मूव कर रहा है, अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा तो वृत्ताकार पथ संभव ही नहीं है, सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक जैसे हम इसको हम क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर हम बात करें, एक होता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का मतलब होता है कि जैसे जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में
गति करता है तो उसके केंद्र के बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम अपकेंद्र बल कहते हैं। इसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। याद रखिएगा दोनों, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। अभिकेंद्र बल एक होता है अपकेंद्र बल। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके केंद्र से बाहर की ओर एक बल काम करता है जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉइंट्स। अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, ठीक है। और अभिकेंद्र बल में एक अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगेगा वृत्ताकार मार्ग में जब मूव करेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम आपको बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। अपकेंद्र बल का मतलब है, जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दूध से क्रीम को अलग करना, अपकेंद्र बल, ठीक। वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलना, किसके एग्जाम्पल है? अपकेंद्र बल का। मौत के कुएं में साइकिल चलाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अपकेंद्र बल। हमेशा केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अपकेंद्र बल, तो अपकेंद्र बल में क्या है? वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलना, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करते हैं मौत के कुएं में साइकिल चलाना, दूध से क्रीम को अलग करना, या ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? सब अपकेंद्र बल के एग्जाम्पल हैं। तो बात करते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। जितने भी सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, सब क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर क्या करते हैं? ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जैसे हमने कहा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा क्या होता है? अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, हालांकि उसका पाथ इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसमें हम बात करते हैं कि वो क्या होता है? अभिकेंद्र बल होता है। ग्रहों की उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो उनपे एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से उनका सर्कुलर पाथ पॉसिबल होता है, उसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है। और ये है अपकेंद्र बल। अभि मीन्स केंद्र के अंदर की ओर बल कार्य करेगा, अप मीन्स होगा कहेंगे तो आप जो इस तरह इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अप मीन्स केंद्र से बाहर की ओर बल कार्य करेगा। इसके एग्जाम्पल आपने देख लिया और जो है ऐसे देखा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे अपने आते हैं। चूंकि हमें बताने का मतलब क्या था इसको, क्योंकि ये हमारा जो है क्वेश्चन इससे लिंक कर रहा था, इसलिए हमको इस डिटेल में इतना जाना पड़ा। देखिए, वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है एक ग्रह किसी स्थूल तारे के चारों तरफ। जब वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्र बल लगेगा। और अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है अभिकेंद्र बल F इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर अपान आर। चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने लिया है क्या है? वी नॉट है। सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो क्या है? वी नॉट है। पार्टिकल है, कोई प्लैनेट है, तारे के चारों तरफ है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, मास यम है, ठीक है। ये पी एम ना समझ लीजिएगा, पार्टिकल है, इसका मास यम है और वेलोसिटी क्या है? वी है। अब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यदि हम इसकी बात करते हैं, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है? F इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर, ठीक। ये दोनों बल हैं और दोनों बल एक दूसरे को क्या है? बांधे रखते हैं, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सीधी सी बात है कि अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप सीधे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, या अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल।
अभिकेंद्र बल बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए अभिकेंद्र बल क्या है, mv0 स्क्वायर अपान r, गुरुत्वाकर्षण बल gm अपान r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा r से r भी कैंसिल हो जाएगा, v0 स्क्वायर इक्वल टू gme अपान r। ठीक, हम जानते हैं कि v इक्वल टू सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस कवर करेगा, सर्किल का डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0। तो v इक्वल टू यदि हम बात करते हैं तो इसमें वेलोसिटी अगर निकालेंगे v0 इक्वल टू होता है, v इक्वल टू होता है स्पीड अपन डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r, इसकी रेडियस यदि ले लें, सर्किल की रेडियस r है तो ये आ जाएगा 2 पाई r, और इसकी जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो और टाइम क्या है, टाइम हमारा t है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r अपान t। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, सर्किल सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई r, टाइम कितना लगेगा घूमने में, जो ये क्या है यही क्या है पीरियोडिक टाइम लगाएगा, टाइम क्या है t है, तो आप कह सकते हैं v0 इक्वल टू 2 पाई r अपान t। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे v0 की वैल्यू। इस इक्वेशन को अगर मान लें फर्स्ट, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब v0 को यदि हम मान लें इक्वेशन सेकंड, इसको हम कह दें ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आप देखेंगे क्या आया था v0 स्क्वायर इक्वल टू gme अपान r। ठीक, इसकी जो वैल्यू है v0 की वैल्यू आपने देखा था 2 पाई r अपान t, यही थी ना, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, v0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 पाई r अपान t, और ये आया gme अपान r। इसमें लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर अपान gme r। अगर हम t स्क्वायर निकालें तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपान gme। ठीक, तो t स्क्वायर इक्वल टू ये 4 पाई, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हमने बताया 6 × 10⁻24 होता है। ठीक है, ये सब वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो दी गई हैं ये पूरी वैल्यूज क्या है कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं 4 पाई gme क्या ये सब कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है, जी की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जानते हैं एम की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg होता है। इसको हमने पूरा करा भी रखा है, एक पूछा भी गया था कि अर्थ की रेडियस सारी हो तो उसका मास कितना होगा, ये सब ये वैल्यू फिक्स है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है 4 पाई स्क्वायर gme क्या है कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हटाते हैं हम तो देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। इसमें कोई रिलेशन ऐसा है, क्वेश्चन में जब हम जाएंगे
तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब देखेंगे क्या है कोई रिलेशन। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आपने देखा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पे जो रिलेशन होगा, तो मूव करने पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद हमने बी नॉट इक्वल स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ही देखा। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इस क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये क्या है, बी नॉट इक्वल टू आप लिख सकते 2 पाई आर अपॉन टी, सरकमफ्रेंस हो गया अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है। ऐसे बी नॉट की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पर पुटअप कर दिया बी नॉट की जगह ये वैल्यू। इस वैल्यू को हमने बी नॉट की जगह पुटअप किया तो हमने देखा ये आया। इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, ये अपान में चला गया, टी स्क्वायर को इधर ले गए, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, और जो ये पूरी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह हम जो है हमने रिलेशन पाया कि हमारा जो है अर्थ का जब इसमें मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो टी स्क्वायर आवर्तकाल जो होता है ये पृथ्वी की त्रिज्या के क्यूब के, आवर्तकाल का स्क्वायर जो होता है पृथ्वी के त्रिज्या के क्यूब के या प्लैनेट की त्रिज्या के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम कैपलर्स लॉ भी बोलते हैं। ये क्या, कैपलर्स थर्ड लॉ, ये कैपलर्स थर्ड लॉ, क्या कैपलर्स थर्ड लॉ है। इसको आप पढ़ चुके हैं, कैपलर का तीसरा नियम। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने यहां से रिलेशन भी निकाला था, ये कैपलर थर्ड लॉ होता है। तो आप देख करके ये आंसर बता सकते थे, बट क्या है आपको पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करते तो आप क्या है उसको जो है स्टेबल नहीं कर पाते क्वेश्चन को। ऐसे करके आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। किसी उपग्रह के व्यक्ति कक्षा में रैखिक वेग, जो उसका जो वेलोसिटी होता है सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स की जब हम बात करते हैं तो किस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि अभी रैखिक वेग की बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी को आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है बी नॉट इक्वल टू होता है जी आर ई, बी नॉट इक्वल टू होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी को कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। बी नॉट इक्वल टू जी आर ई आपने देखा किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसके पहले जो एक क्वेश्चन पूछा गया था जो लीनियर वेलोसिटी है, इसी को आप लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। इसमें कहीं मास है फार्मूले में, बॉडी के मास पे निर्भर ही नहीं करता। तो कह रहा है किसी उपग्रह का व्यक्ति कक्षा में रैखिक वेग है, उसके द्रव्यमान के अनुपाती, इसके द्रव्यमान से स्वतंत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू इट्स मास, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके द्रव्यमान पर से स्वतंत्र होता है। किसी उपग्रह की व्यक्ति कक्षा में रैखिक वेग जो होता है उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे ऑप्शन बी, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे करके आप पूरा क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसलिए क्या है, किसी उपग्रह आर त्रिज्या के व्यक्ति कक्षा में गतिमान है, उसका कक्षीय वेग आवर्तकाल के समानुपाती होता है। अभी अभी आपने देखा
ठीक है, इस रिलेशन में आपने एक तो रिलेशन निकाले हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यही था ना। तो आवर्तकाल को टी कहते थे, तो टी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर, ये इधर चला जाएगा, पावर तो 1/2 में जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं आर के पावर 3/2, ये कहीं रिलेशन है, आवर्तकाल निर्भर करेगा आर की पावर 3/2, ठीक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है क्या हो गया, सॉल्व आउट हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में चूंकि आपने ये रिलेशन निकाल रखा है, इसके ये क्वेश्चन का पूरा रिलेशन यदि हम बात करते हैं तो देखें, आपने इस क्वेश्चन में ये किसी उपग्रह के ये आपने निकाला, ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये पूरा आपने देखा कि ये कैसे निकला है, ठीक है। इसके बाद इसको पूरा हमने ये रिलेशन पाया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, इस रिलेशन में कह रहा है आवर्तकाल कैसे नहीं, ये आवर्तकाल का स्क्वायर है, रेडियस के डायरेक्टली डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आवर्तकाल, इसका कक्षीय आवर्तकाल अनुकमानुपाती होता है, वो आवर्तकाल का स्क्वायर इसके अनुकमानुपाती होता है आर क्यूब के, तो आवर्तकाल क्या है, आर की पावर 3/2 के अनुकमानुपाती होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्री में 2000 में आया है, 2000 में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, उसका कक्षीय वेग बताना है। कक्षीय वेग, यह ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है तो उसका कक्षीय वेग जो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, जब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी, उसमें क्या होता है, अभिकेंद्र बल लगता है। अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रदान होगा। हम कह सकते अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखिएगा इसको। तो m v0² यह ऊंचाई पे है, ठीक है, यह ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की सतह से, तो Re+H आप रख सकते हैं, Re+H। यहां पर यदि हम बात करते हैं Gm/Re+H का होल स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह हमने m से m कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा क्या, V0² ठीक, V0² इक्वल टू Re+H, यहां पर बचा Re+H का होल स्क्वायर, ठीक। ये Re+H से कैंसिल हो गया, तो V0² इक्वल टू Gme Re+H, ठीक। ऑप्शन देखेंगे, अगर हम V0 निकालें तो V0 इक्वल टू Gme Re+H, स्क्वायर लगाया तो इधर रूट लग जाएगा। आप जानते हैं वी नो दैट, हमने इसमें रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो ये क्या होता है, Gme इक्वल टू, ये जो रिलेशन होता है, इसको आप अलग कर लीजिए, नहीं जो है मिक्सअप ना हो जाए। तो Gme इक्वल टू होता है Gme इक्वल टू Gre²। तो इस तरह हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा Gre²/Re+H, ठीक। इसमें ऑप्शन देखिए, ये Re जो है हमारा स्क्वायर में है, स्क्वायर से इसको बाहर ले सकते हैं, तो Gre
यहाँ पर हो जाएगा जी आर ई प्लस एच अपान आर ई। ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर ई में रूट नहीं लगेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो रूट होगा वो आर ई में नहीं लगेगा, क्योंकि आर ई क्या स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा। इस तरह करके आप क्या करेंगे, इस रिलेशन में आपने पाया, ये आप क्या है, ये आपका ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप जो है लिखेंगे, इसकी जगह आप लिख सकते हैं जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ये रूट इसमें नहीं रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं बी ऑप्शन को। तो यदि हम कहें कि ये ऑप्शन कैसा लिखेंगे आप, तो जी एम ई जी आर ई प्लस एच, इसमें रूट रहेगा, आर ई में रूट नहीं रहेगा। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह हमने जो है निकाला कि अपकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्र बल से प्रदान करेगा, अपकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण को प्रदान करेगा। ये आप दोनों को क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस दोनों एच ऊंचाई पे था, सतह पे नहीं था, अर्थ के सरफेस से, यदि अर्थ का सरफेस आर ई है, इससे एच हाइट पे था, हमने कहा एच हाइट ये है, तो हमारा हम बात करते हैं ऐसे करके एच हाइट पे, तो क्या करेंगे आर ई प्लस एच लेंगे, आर ई प्लस एच लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पार्टिकल का मास यम है, तो पूरा हमने कैलकुलेट किया, तो वी नॉट आया, वी नॉट की वैल्यू रूट लगाया, जी एम ई स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन होता है, ये रिलेशन रखे, ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है, बट क्या इसमें रूट नहीं लगेगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे। यदि कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान में आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे, तो एक रिलेशन जानते हैं, कैप्लर्स थर्ड लॉ। कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो अगर हम कहें टी वन स्क्वायर, तो इसको हटा सकते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे ये आ जाएगा, ये एक रिलेशन है। ठीक है, पृथ्वी एक सूर्य, दो उपग्रह, हम कह सकते हैं पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं टी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आर वन क्यूब, टी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आर टू क्यूब। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा टी टू स्क्वायर अपान टी वन स्क्वायर इक्वल टू के आर टू क्यूब अपान के आर वन क्यूब। कैसे के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा टी वन अपान टी टू अपान टी वन, टी टू अपान टी वन, टी टू अपान टी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर टू अपान आर वन का होल क्यूब। तो टी टू अपान टी वन इक्वल टू आर टू अपान आर वन के पावर 3/2। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि टी टू इक्वल टू टी वन आर टू अपान आर वन के पावर 3/2, ये रिलेशन होता है टी टू टी वन की वैल्यू जो दी गई है, कह रहा एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। आर टू की वैल्यू दी गई है r/2, आधा कर दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या सूर्य की दूरी का आधा, यानी कि आर टू इक्वल टू, यदि हम कहते हैं आर वन इक्वल टू, यदि आर है, आर वन इक्वल टू आर है, तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाए, r/2 हो जाएगा। तो आर टू इक्वल टू r/2 अपान आर का 3/2, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आप देखेंगे टी टू इक्वल टू हो जाएगा 365, ये 1/2 के पावर 3/2
2, इसी को हम लिख देंगे 365। ये क्या है, 3/2 को लिख सकते हैं 8 √8। ठीक है, √8 से डिवाइड करेंगे, 8 की वैल्यू होती है 365 2√2। डिवाइड करने पर आप देखेंगे 129 दिन होंगे। यदि पृथ्वी के, यदि क्या करेंगे पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाएगा तो एक साल में 129 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 129 दिन होंगे। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह कह सकते हैं कि एक साल में, ठीक है, कितने दिन होंगे? 129 दिन होंगे। आपने पूरा जो है उसको कैलकुलेट कर दिया। 2√2 300 2√2 की वैल्यू यदि आपको ना पता हो तो लिख सकते हैं 1.41, 4 भी होती है तो 1.41 ही लिख देंगे। इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर देंगे, 129 दिन आएगा। तो यानी पृथ्वी की सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को यदि आधा कर दिया जाएगा तो एक साल में 129 दिन होंगे। ये क्या होगा? ये रियल में क्या है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये पीजीटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप बात करते हैं तो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आप जब 11 चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ते हैं, सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सैटेलाइट, गुरुत्वाकर्षण और उपग्रहों की गति की बात करते हैं, वो चैप्टर है। इसमें डिक्टू यही क्वेश्चन दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, सैटेलाइट चैप्टर दिया गया है क्लास 11th में। क्लास 11th सैटेलाइट यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, किसी भी आप जो उसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो ये आपका क्या है, ये डिक्टू यही क्वेश्चन दिया गया। इसका आंसर भी 129 दिन आया है, ऐसे ही लिखा है कि उसके बीच की दूरी को आधी कर दिया। यही क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, क्लास 11th से ही उठाया गया है ये क्वेश्चन, कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लगभग आप 60 से 70% जो पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं 11 12 ही आता है। बाकी जो है आपका 20% के लगभग जो क्वेश्चन आता है बीएससी, 5 से 10% आपका एमएससी क्वेश्चन टच करता है। बहुत जो है वो नहीं होता है कि हाई लेवल पे होता है, बट आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, एक एक पॉइंट्स आपको फोकस करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हाँ, द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स ऑफ सन, एक प्लैनेट की डिस्टेंस जो दी गई है कितना है, ये है, दूसरे की ये है। कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड देयर द पीरियोडिक टाइम। हमने अभी देखा T2, या हमने देखा T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 अपान T2 इक्वल टू लिख सकते हैं R1 अपान R2 का के पावर 3/2। यही तो है, ये रिलेशन आपने निकाला था। इनके रेशियो का रिलेशन निकालना है, टाइम पीरियड के रेशियो का। R1 कितना दिया गया है, R1 इक्वल टू 10 टू पावर 13, R2 कितना है 10 टू पावर 12 मीटर। यदि हम इसको निकालेंगे तो T1 अपान T2 कितना आएगा, 10 टू पावर 13 अपान 10 टू पावर 12 के पावर 3/2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो T1 अपान T2 इक्वल टू आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 की पावर 3/2। इस तरह आप इसको T1 अपान T2 का रेशियो जो पाएंगे, T1 अपान T2 का रेशियो रहेगा 10√10, 10 की पावर 3/2 का मतलब है 10√10। तो इनका रेशियो होगा T1 अपान T2 का रेशियो होगा 10√10। आप ऑप्शन में देखेंगे, कहीं ऑप्शन में दिया गया है, हाँ 10 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इनका रेशियो आएगा 10:10। इस तरह करके आप ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रिलेशन आपका क्या है, पता होना जरूरी है आपको। यही रिलेशन पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को कराया जा चुका है। ठीक है, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को हमने करा रखा है। ठीक है, ऐसे करके आपका ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। इस तरह जो है आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर को और, ठीक है, सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल और सैटेलाइट
चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया। उपग्रह और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, ये हमारा क्या है, पूरा लेक्चर सहित ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जितने हैं, ठीक है, सब मेंशन कर दिए गए हैं। आपका ओवरऑल यदि आपने इतना कवर कर लिया तो आपका क्या है, कंप्लीट है ये चैप्टर ग्रेविटेशनल में, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।